हाँ जी, तो हमने क्या पढ़ा कि क्रोमियम आयंस जो सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं उन पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए जाते हैं कैथोड पर। कैथोड से 3 इलेक्ट्रॉन्स हर एक आयन गेन करेगा तो क्या बना देगा, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बना देगा सॉलिड मेटल एटम। सॉलिड मेटल एटम ने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से गेन किए, कैथोड से, तो वो कैथोड पे सॉलिडिफाई हो गया। तो कैथोड पे सॉलिड स्टेट में वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, कैथोड की सरफेस के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये आप ब्लू कलर के जो मैंने शो किए हुए हैं ये क्या है, ये क्रोमियम के सॉलिड मेटल एटम है जो इस कैथोड के ऑब्जेक्ट के साथ लेयर की सूरत में चिपक गए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पूरी एक लेयर बन गई। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे बाहर निकालेंगे, वॉश करेंगे, यूज़ करेंगे जिस भी मकसद के लिए हमने करना है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर के मैंने शो किए हैं एटम्स, इनके बीच में खाली जगह हैं। जो खाली जगह सुराख रह जाते हैं, तो इस पे जब हम एनवायरनमेंट में इसे यूज़ करेंगे ओपन एयर में, तो ओपन एयर में क्या है, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब है एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट, यानी ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो मॉलिक्यूल्स इन खाली जगहों से अंदर आएंगे और खाली जगहों से अंदर आकर ये जो बीच में स्टील का ऑब्जेक्ट है उसका क्रोयन प्रोसेस शुरू कर देंगे, रस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी बीच में जो स्टील का ऑब्जेक्ट है उसे जंग लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम की जो लेयर है उसकी अच्छी तरह से वो चिपकी नहीं है, अच्छी तरह से एडहेयर नहीं होती, जिसकी वजह से खाली जगहों की वजह से क्या होते हैं, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन आते हैं और बीच में स्टील ऑब्जेक्ट का रस्टिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो रस्टिंग प्रोसेस को ये क्रोमियम की लेयर रोक नहीं सकती, बल्कि ये क्रोमियम की जो लेयर है वो खुद भी उखड़ना शुरू हो जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है और टूट के ये लेयर गिरना शुरू हो जाती है। तो हमें फिर क्या फ़ायदा हुआ इस ऑब्जेक्ट की क्रोमियम प्लेटिंग करने का, अगर इसने बाद में टूट कर गिर ही जाना है। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये अच्छे से चिपकती नहीं है, ये क्रोमियम के जो सॉलिड मेटल एटम्स हैं वो कैथोड के साथ अच्छे से नहीं चिपकते, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि हम कैथोड जो स्टील का ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर निकल या कॉपर उसको पहले प्लेस करते हैं, निकल या कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो निकल या कॉपर की लेयर एक एडहेसिव लेयर प्रोवाइड करती है, यानी एक स्टिकी लेयर प्रोवाइड करती है, जिस पर क्रोमियम मेटल को जब इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है तो ये क्रोमियम मेटल उन कॉपर या निकल की लेयर के ऊपर बहुत अच्छी तरह से प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस क्रोमियम को प्लेस करेंगे स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, इस तरह से प्लेस करें कि बीच में इनमें चिपके नहीं है ये दोनों अच्छी तरह से, बीच में खाली जगह रह गई। जब बीच में खाली जगह रह जाती हैं तो जाहिर सी बात है उसमें से क्या होगा, मॉइस्चर और एयर, यहाँ से जो खाली जगह है वो अंदर चली जाएगी और अंदर जाने की वजह से ये जो स्टील है नीचे उसका रस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और क्रोमियम टूट के गिरना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों को चिपकाने के लिए हम बीच में क्या लगा सकते हैं, हम निकल या कॉपर यूज़ करते हैं जो कि ग्लू का काम करती हैं। जैसे ग्लू हम लगाते हैं ना दो चीज़ों को चिपकाने के लिए, तो ग्लू के तौर पर यानी एडहेसिव लेयर के तौर पर, स्टिकी लेयर के तौर पर हम यूज़ करेंगे निकल या कॉपर को। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि ये जो ग्लू है ये क्या है, ये कॉपर या निकल मेटल है जिसको हम स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। इसको प्लेस करने के बाद हम इस पर लगाते हैं क्या, क्रोमियम मेटल। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने ग्लू लगा दिया। ग्लू लगाने का मतलब है कि हमने इसके ऊपर निकल या कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है, फिर उसके बाद हम इस पर लगाएंगे क्या, क्रोमियम मेटल। तो जब हम इस तरह से क्रोमियम मेटल इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो क्रोमियम मेटल इस तरह से जब प्लेस की जाएगी तो क्रोमियम मेटल स्टिक हो जाएगी अच्छी तरह से स्टील ऑब्जेक्ट के साथ। जब अच्छी तरह से स्टील ऑब्जेक्ट के साथ चिपक जाएगी, क्योंकि स्टिक की जो लेयर थी वो किसने प्रोवाइड की, निकल या कॉपर मेटल ने, जिसकी वजह से जब ये अच्छी तरह से प्लेस हो जाएगी तो क्या होगा कि इसमें खाली जगह नहीं है। अब आप देख सकते हैं इसमें बीच में खाली जगह नहीं है। जब खाली जगह नहीं है तो बीच में क्या होगा, रस्टिंग प्रोसेस स्टील का शुरू नहीं हो सकता। जब स्टील का रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगा तो ये क्रोमियम मेटल स्टील को ज़्यादा लंबे अरसे तक रस्टिंग से महफूज रख सकती है। क्लियर है ये बात? तो अब नेक्स्ट हमें देखना है कि क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है आयोनाइजेशन रिएक्शन। आयोनाइजेशन किसकी होगी, इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास, क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 3, जो कि कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये आइंस प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से आइंस, क्रोमियम आइंस एंड सल्फेट आइंस। क्रोमियम आइंस पे क्या चार्ज होता है, +3 चार्ज, और सल्फेट आइंस पे 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कितने क्रोमियम आइंस होंगे, 2 क्रोमियम आइंस और 3 सल्फेट आइंस।
ये बात क्लियर है। जब ये आइंस बनाते हैं तो ये कौन सी स्टेट में आ गए, एक्वस स्टेट में। अब ये पानी में सॉल्युबल स्टेट में है, इसलिए इनकी स्टेट क्या है, एक्वस। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पर होता है, एनोड पर। एनोड पर कौन से आइंस मैंने आपको बताया आयनाइज होते हैं, हाइड्रोक्सिल आइंस, जो कि पानी से आते हैं, ठीक है। जो वाटर है इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन ये प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोक्सिल आइंस का क्या है, पानी से आए हैं और ये कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ। एनोड पर ये 4 हाइड्रोक्सिल आइंस के पास, हर एक हाइड्रोक्सिल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोक्सिल आइंस 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे और उसके बाद जो बाकी एटम्स बच गए, 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन एटम्स, उसमें से क्या होगा कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। ऑक्सीजन की स्टेट क्या है, गैस है, और वाटर की स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन होगा कैथोड पर। कैथोड पर कौन सी चीज़ रिड्यूस होगी, क्रोमियम आइंस। ये क्रोमियम आइंस जो कि +3 आइंस हैं, एक्वस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, जो हमारे पास सोल्यूशन के अंदर, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे कैथोड पर। तो कौन सा प्रोसेस है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। गेन करने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स ये बन गए सॉलिड मेटल एटम, और सॉलिड मेटल एटम मैंने आपको बताया क्या होते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड पर, जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्लियर है ये बात।